हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और हमने ऑर्गेनाइजिंग को पूरा कंप्लीट किया था, एक एक चीज़ों को समझा था अच्छे से। इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे या फिर पूरा करने जाएंगे क्या, स्टाफिंग को समझने जाएंगे। स्टाफिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके नुकसान क्या क्या हैं, वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए। तो स्टाफिंग में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हम लोग पहले वो बता देते हैं आपको। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, उसमें क्या चीज़ें होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या ज़रूरी है, क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कैसे ह्यूमन रिसोर्स के काम आ रहा है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, एंड कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। तो ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इजी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में भी आ जाएंगे, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आइए। तो पहला कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या है। तो स्टाफिंग में क्या बोला, स्टाफिंग क्या मतलब है यहाँ पर, इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने तो यही पढ़ा था कि भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं सर, 5 होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस होते हैं। अब 5 फंक्शंस में हमने 2 की बात कर ली है। पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा सर स्टाफिंग। हम लोग इसमें क्या करें, स्टाफिंग। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है विच टेक्स केयर, किसका ध्यान रखता है, ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या करता है ये, मैन पावर, जो ह्यूमन रिसोर्स है। अब यहाँ पर मैन पावर लिखा है, इसका मतलब नहीं सर सिर्फ मैन को, वीमेंस को नहीं लिया जाएगा, लेडीज़ को नहीं लिया जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर रैपिड कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टेक इन प्लेस। तो क्या होता है, डायनेमिक होता है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट तो डायनेमिक ही ना, चैप्टर 3 में हमने बात की भी है इसके बारे में। ठीक, इन टेक्नोलॉजी, market preference and size of organizations, it becomes essentially critical to find appropriate and suitable person for the job। तो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतनी चेंजेस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में कि बिजनेस में सही आदमी को चूज करना, सही मैन पावर को चूज करना एक बड़ा ही चैलेंज हो गया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो क्या बोलता है, Thus प्रॉपर स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर स्टाफिंग मतलब क्या हो गया, मैन पावर को सही चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के सिनेरियो में। ठीक है, एक फिगर आपके सामने में दिख रहा है प्यारा सा, देखो इसमें क्या है कि नीड फॉर द पीपुल टू परफॉर्म द वर्क, जरूरत है। ठीक है, अब क्या करेगा, जरूरत है तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे, स्टाफिंग फाइंड्स राइट पीपुल फॉर द राइट जॉब। अब इसमें से बहुत सारे लोग हैं, क्या सबको सिलेक्ट किया जाएगा, सबको सिलेक्ट तो नहीं किया जाएगा ना, इसमें से जो अप्रोप्रिएट हैं, जो उस काम को करने के लिए सुटेबल हैं, उनको चूज किया जाएगा। जैसे अपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, सेमिनार्स वगैरह होता है, या फिर आपके कोई पार्टी वगैरह होती है, तो अगर स्टेज पे किसी को एंकरिंग करनी होती है तो किसको चूज किया जाता है, जो सबसे बेस्ट होता है, जो अच्छे एंकरिंग्स कर लेता है, जिनको अच्छे कोड्स याद होते हैं, जो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाता है, उन्हीं को तो किया जाता है ना। तो मतलब क्या है, हर काम तो कोई नहीं कर सकता ना, तो क्या करते हैं ये स्टाफिंग, जो अप्रोप्रिएट है, जो सही है, जो उसके लिए सुटेबल है, उनको चूज करना यहाँ पर होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग टू जॉब्स और फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। 3 वर्ड याद रखना बेटा, 3 वर्ड क्या क्या सर, पहला है राइट पर्सन, ठीक है, दूसरा राइट जॉब पे, तीसरा राइट टाइम पे। तो पर्सन, जॉब एंड टाइम। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, पीजीटी। ठीक है, कि आपको राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम पर होना चाहिए। तो ये फिगर में वही दिखाया क्या, इतने सारे लोग हैं, इन सबको नहीं हायर कर सकते, इसमें जो सही है उन्हीं लोग को हायरिंग की जाएगी, उन्हीं लोग को जॉब पर चूज किया जाएगा। इट स्टार्ट वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन
कॉम्पेंसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो फाइंडिंग कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल, जो कैपेबल हैं, जिनकी कैपेसिटी है, ठीक है, पर्सनल। तो स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स फाइंडिंग द सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब। तो जो जॉब हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, जो हम काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जो सबसे ज़्यादा सही जॉब को परफॉर्म कर सकता है, उसको यहाँ पर चूज किया जाएगा। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, तो बाय इंश्योरिंग दैट राइट पर्सनल या फिर मैन पावर आर असाइन द राइट जॉब, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पर? इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर सही पर्सन होगा तो वो काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा। दूसरा हो गया, तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसमें देखो, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगा? जब वहाँ पर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आने के लिए तो वर्क अच्छा होना पड़ेगा, वर्क अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और वर्क अच्छा परफॉर्म कैसे होगा? जब प्रॉपर एलोकेशन किया जाए, प्रॉपर स्टाफिंग की जाएगी, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा ना। तो वर्क ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर चीज़ बोला है, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स दैट मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पर्सन, कॉम्पिटेंट मतलब उसके कैपेबल और उसके एफिशिएंट पर्सन होंगे, इज एम्प्लॉयड फॉर द टास्क। जो टास्क है उसके लिए बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है। इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हमने अभी शुरू में देखा था, इसके पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बताया है। फाइनेंस, जब हम लोग रिसोर्स की बात करते हैं तो तीन तरीके हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ बोथ शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। शॉर्टेज ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो पर्सन है, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, उनकी शॉर्टेज ना हो, जितना वर्क हो उतने ही पर्सन वहाँ पर होने चाहिए, उसकी बात करें। एंड ओवर मैनिंग, ओवर मैनिंग का मतलब होता है कि मान लो 10 लोग की रिक्वायरमेंट है, 15 लोग को हायर किया गया, तो ये क्या हो? ओवर मैनिंग, ज़्यादा लोग हो गए ना वहाँ पर। इन दिस वे इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक। जॉब सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। कौन सेटिस्फाइड होगा? जो वर्कर होगा, जो स्टाफ होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। तो प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन इंश्योर दैट एम्प्लॉयज गेट फेयर कंपेंसेशन, मतलब जितना उन्होंने काम किया है उसके बदले में उनको क्या मिलना चाहिए? उनको वेज मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, अदर बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। दिस हेल्प्स बूस्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ही समझ लो कि आप कोई काम करते होगे घर में, तो क्या होता होगा कि आप सोचते हो कि मैंने ये काम किया, इसके बदले मुझे थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। या फिर कभी कोई बोलते हैं नहीं, अभी आपके घर वाले बोले होंगे कुछ लोगों के कि आप 12th पास करोगे तो आपको एक फ़ोन दिया जाएगा, या फिर आपको एक स्कूटी दे दी जाएगी, एक बाइक दिया जाएगा। तो क्या हो रहा है? आप उसके इनकरेज हो जा रहे हो ना उस काम को करने में, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि भाई उनको क्या, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, उस काम को करने में सेटिस्फाइड होंगे अगर उनको प्रॉपर वेज, सैलरी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या है? कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग में क्या होता है? डेवलपमेंट करना एंड क्या करना? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन में दोनों आ जाएंगे, मेन एंड वीमेन दोनों। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। देखो क्या बात कर रहा है? जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है किसका? ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम एक सब्जेक्ट है जो बीकॉम वगैरह में आप लोग पढ़ोगे। तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग पार्ट होता है, एक पार्ट है छोटा सा उसका, ठीक है। एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सर्चिंग फॉर द क्वालिफाइड पीपुल। तो क्या करना? सही पर्सन्स को सर्च करना, बोला जाएगा क्या? रिक्रूटमेंट।
तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस राइट जॉब। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ सर्चिंग करना होता है। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन। उसको सर्च कर लिया ना, सर्च करने के बाद हाँ ये सही है ये गलत है, उनमें से हमने सही वालों को निकाला और फिर उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया, वो सिलेक्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। ये सब एक एक चीज़ें हम लोग आगे करके देखेंगे। एनालिसिस एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट जॉब्स फॉर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। तो क्या करना, एनालाइज एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस। तो क्या करना, जो भी इंफॉर्मेशंस उनको एनालाइज करेगा, उनको कलेक्ट करेगा फॉर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। जैसे आप लोग MBA की तैयारी, जो मान लो MBA की तैयारी करें, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, जो MBA करने वाले हैं वो MBA के लिए क्या क्या चाहिए उस जॉब को, उस काम को करने में। ये काम तो नहीं हुआ, एक प्रिपरेशन है। उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो जॉब में क्या किया जाए, आपको जो काम करना होगा उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती हैं। जैसे कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी होगी, उसमें सैलरी इतना होगा, उसमें आपको रिम्यूनरेशन इतना मिलेगा, उस पोस्ट पे ये काम करने पड़ेंगे, इतने लोग को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसी को बोला गया जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। क्या करना यहाँ पर होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कंपेंसेशन, उनको जो वेज देना है, सैलरी देना है, बोनस देना है, रिवॉर्ड्स वगैरह देने, वो सबके लिए प्लान्स बनाना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका ट्रेनिंग कराना। ट्रेनिंग का मतलब हमने आपको बताया है या फिर अभी बताया दिया क्या, कि ट्रेनिंग जब किसी पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए किसी को एजुकेशन, स्किल और नॉलेज प्रोवाइड की जाए। फिर से, किसी पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए किसी पर्सन को जॉब के लिए उसको प्रॉपर एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करना। स्पेसिफिक जॉब के लिए नॉलेज एंड प्रोवाइड करना क्या बोला जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं बोला जाएगा, इसमें उसका होल सोल डिपार्टमेंट किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब सिर्फ एक काम के लिए उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, एक काम की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसको परचेजिंग, मार्केटिंग, सेल्स सबके बारे में सिखाया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा। मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप या फिर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। तो क्या करना, रिलेशनशिप को क्रिएट करना भी HRM के अंदर आ जाता है। हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स, तो जो कंप्लेंट्स हैं, कोई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हैंडल किया जाता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर क्या करना, एम्प्लॉय के वेलफेयर्स के बारे में बात किया जाएगा, उनके भले के बारे में बात किया जाएगा, उनकी अच्छाई के लिए बात किया जाएगा। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, तो उसको अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो उसको परफॉर्म किया जाएगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम लॉ के अकॉर्डिंग ना आ सके। ठीक, ये सब किसके पार्ट है बेटा, एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ HRM। क्या किसके पार्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इतनी सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, आइए एक एक करके यहां से देख लेते हैं। Staffing involves various stages such as recruitment, selection, placement, orientation and training. Well, with the staffing function, the human elements of organization is managed. तो पहला बेटा क्या, recruitment, selection, placement, orientation and ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, ये सब इसके प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं कि अगर हमको कोई स्टाफिंग करना है तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हाउ वेल द दिस फंक्शन इज परफॉर्म। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अगर पता लगाना है तो वहाँ पर देखना है कि कितना एफिशिएंट वहाँ पर वर्कर्स हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, सोचा भी होगा या फिर सुना होगा कि भाई टाटा का मतलब भरोसा है। टाटा को भरोसा के नाम क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि टाटा का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को संभाल के काम करते हैं और एफिशिएंसी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो बोला जाता है कि उनके वर्कर्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप ए सेपरेट डिपार्टमेंट। इस स्टाफिंग के लिए, स्टाफिंग को परफॉर्म करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या बोलते हैं, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वेरियस एक्टिविटीज एंड टास्क रिलेटेड टू स्टाफिंग आर परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मैनेजर। ठीक है, क्या होता है कि HR डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, HR डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, HR मैनेजर्स होते हैं जो उस काम को करते हैं, हायरिंग का काम उनका होता है, जो सिलेक्शन करते हैं, जो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। स्टाफिंग नीड्स नॉट बी सेपरेट परफॉर्म। अब क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो होता है। स्टाफिंग नीड नॉट टू बी सेपरेटली परफॉर्म बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, रेदर इट इज परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। तो इसके लिए स्टाफिंग में कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया जाता है, क्योंकि वो वाइडर है, स्टाफिंग नैरोवर है। तो स्टाफिंग के अंदर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो HRD होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोल सकते हो। Being an integral part of management, managers must watch if there is any vacant job position or it additional personnel required। तो क्या करता है, being an integral part of management। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट का एक फंक्शन ही तो है स्टाफिंग। अगर मैनेजमेंट का एक फंक्शन है तो इन केस अगर कोई वैकेंट जॉब है या फिर एडिशनल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है तो उसका फुलफिलिंग कौन करेगा, जो उसको मैनेजमेंट कर रहा होगा वहाँ पर। ठीक है, एज मैनेजर्स डायरेक्टली डील्स विद द वर्क, दे नो व्हाट क्वालिफिकेशंस, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, क्या एबिलिटी चाहिए, क्या कैपेसिटी पे वर्क करना है उनको। तो यहाँ पर क्योंकि एज अ मैनेजर डायरेक्टली डील विद द वर्क, जो मैनेजर होता है वो वर्क से डायरेक्टली डील कर रहा होता है, तो इसलिए क्या कर रहा है, उसको पता है कि किस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कितने स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और किस एप्टीट्यूड, किस एफिशिएंसी के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो मैनेजर उसको हायर कर सकता है। They can perform staffing functions more efficiently and are able to select the right source of recruitment and carry on the selection process। तो जो मैनेजर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। Other important aspect of staffing are appraisal, promotion, career planning। ठीक है, तो स्टाफिंग में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अप्रेजल है, प्रमोशन करना है, कैरियर की प्लानिंग करना है। अब अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या करना, अप्रेजल का मतलब हो जाएगा इवैल्यूएशन, या फिर बोल सकते एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉई है या फिर जो वर्कर्स है उनका इवैल्यूएशन करना, एनालिसिस करना, और उसमें से जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको बोनस दे देना, उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देना। ठीक है, और जो नहीं अच्छा कर रहा होगा उसको नेगेटिव रिवॉर्ड्स देना, जिससे वो इनकरेज होकर के और अच्छा काम करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अप्रेजल का मतलब होता है उनकी इवैल्यूएशन वगैरह। प्रमोशन, जब क्या करते हैं एक लेवल से उसके अप दूसरे अप लेवल पे उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रमोट करना। कैरियर प्लानिंग, उनके फ्यूचर के लिए प्लान करना, ये भी इसके पार्ट में आ जाएगा। आइए इसके फंक्शन में प्रोसेस में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी हमने जो ऊपर बात की वही यहाँ पर भी है। पहला, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, ये तो क्लियर पता होना चाहिए, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग की ज़रूरत होती है। तो पहला तो पता लगाओ कितने लोग की ज़रूरत होती है। दूसरा, रिक्रूटमेंट करो। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्चिंग, क्या करना, सर्चिंग करना, सर्च करना राइट पर्सन्स का, और क्या करना, उनको इनकरेज करेंगे, उनको इनकरेज टू अप्लाई।
ठीक है, अपने जॉब पोजीशन के लिए उनको इनकरेज करेंगे। तो दो ही काम, एक तो सर्च करना कि कौन सही है, और उस सही लोगों में से ये उनको इनकरेज करना कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अप्लाई करो जॉब के लिए। तो ये किसके पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आएगा रिक्रूटमेंट के। सिलेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उसमें से जो बेस्ट होगा तो उसको बोलेंगे क्या, चूज करना। तो चूजिंग द बेस्ट, सिलेक्टिंग द बेस्ट किसके अंदर आ जाएगा, सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्ट करने का मतलब जो सब लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से जो सबसे बेस्ट था उसको यहाँ पर। इसको नेगेटिव प्रोसेस के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। 1 नंबर की सीयूटी वगैरह एग्जाम में भी आ सकता है और आपके इसमें भी केस स्टडी में भी आ सकता है कि भाई सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस है कि नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ये दो चीज याद रखना। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस कैसे होता है, यहां पर बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढा जाता है और उनको बोला जाता है कि मेरे पास आओ, कंपनी खुद बोलती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोलती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाती है, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करती है। अब 100 लोग आए तो सबको तो जॉब नहीं जाएगा ना, उसमें 5-6 लोगों को, तो मान लेते हैं 10 लोगों को जॉब दिया तो 10% लोगों को जॉब दिया, लेकिन 90% तो हटा दिया ना। तो बताओ नेगेटिव की है कि नहीं, सिर्फ 10% लोगों को दिया, 90% लोगों को हटा दिया, तो एक नेगेटिव प्रोसेस हुआ। यहां पर सबको बुलाया गया तो पॉजिटिव प्रोसेस हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चौथा, प्लेसमेंट देना। जैसे वो पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा फिर उसको प्लेसमेंट देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब ऑफर दे देना, जॉब लेटर प्रोवाइड कर देना कि आकर के कंपनी में ज्वाइनिंग करे। और जैसे ही ज्वाइनिंग करेगा, प्लेसमेंट का मतलब क्या होना, ज्वाइनिंग के लिए उसको लेटर वगैरह देना या फिर उसको अपनी ज्वाइन कराना। ज्वाइनिंग होगा बेटा, ये ज्वाइनिंग करना। फिर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, अपने घर में आते हैं नए नए रिश्तेदार तो घर वाले कहते हैं देखो ये तुम्हारे फूफा जी हैं, फूफा जी के ये रिश्तेदार हैं, मामा के ये रिश्तेदार हैं, ऐसे करके ओरिएंटेशन मतलब होता है लोगों से रूबरू करवाना, लोगों से जान पहचान करवाना। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है लोगों से। जैसे अब क्या है, जो नया नया वर्कर आया है, जो नया एम्प्लॉयज़ है, उसको तो अपने यहाँ के वर्कर्स के बारे में नहीं पता है, उसको काम के बारे में नहीं पता है, तो वर्क से भी उसको परिचित कराना। ठीक है, साथ में उसको वहाँ की एम्प्लॉयज से परिचित कराना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ के इन्वायरमेंट से उनको रूबरू करवाना, ये ओरिएंटेशन का काम हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, अब जो काम उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए, उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग का मतलब तो यही बताया हमने, तो स्पेसिफिक काम के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी वो किया जाएगा। और फिर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, सिर्फ उनके उसी काम से नहीं डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको उसी काम की नॉलेज नहीं दी जाएगी जिसके लिए उनको हायर किया जाएगा, उनको उसके अलावा भी बहुत सारे काम के लिए हायर किया जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करना, अब हम लोग क्या करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे उनको जो ऑफर किया गया था, जो उनको बोला गया था वैसा काम हुआ है कि नहीं। अगर उन्होंने अकॉर्डिंगली काम किया है तो उनको क्या किया जाएगा, पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर नहीं किया है तो नेगेटिव रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रमोशन मिल जाएगा, प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और उनके कैरियर प्लानिंग की बात की जाएगी, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको दोबारा से ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोसेस फिर से कराया जाएगा। और फिर जैसे ही प्रमोशन एंड ट्रेनिंग कैरियर डेवलपमेंट हो जाएगा फिर उनको क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन मतलब वेजेस देना, सैलरी, बोनस एक्सेट्रा, तो कंपेंसेशन देना, फिर एस्टिमेशन। अब तो ये प्रोसेस है हमारी किसका, प्लानिंग का। तो कितने प्रोसेस हो गए बेटा, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो स्टाफिंग में कितने प्रोसेस, 8 प्रोसेस होते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसको ऐसे भी याद कर लो कि 4 और 4 स्टाफिंग में कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। 8 लेटर हैं तो 8 प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस में कितने हैं, 8 स्टेप्स हैं। क्या हमारे लेटर्स कितने हैं, 8 हैं, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो 8 हैं। 8 स्टेप्स हैं प्लानिंग के, सॉरी स्टाफिंग के। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो पहला देखो वही चीज हमने बात की थी, उसको थोड़ा डीप में देखेंगे यहां पर एक एक करके। पहला, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर, जो जरूरत है हमको मैन पावर की उसका एस्टिमेट लगाएंगे, कैसे और कितना। तो पहला क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द काइंड ऑफ पर्सन। पहला कितने लोग
कितने आदमी तेरे सांभा वाला है, कितने की ज़रूरत है, कितने लोग एंड काइंड ऑफ पर्सन, किस तरीके के, क्या हमको मैनेजमेंट के लिए चाहिए या फिर हमको वर्कर्स चाहिए जो वो लेवल पे काम करते हैं, तो किस तरीके के स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, ठीक है, ये सब पता लगाना। काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एस्टिमेटेड, तो कितने और कैसे, ठीक है, हाउ मेनी और बोलेंगे काइंड, किस तरीके का, टाइप्स, तो वो चीज़ पता लगाना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या आएगा, वर्कलोड एनालिसिस आएगा एंड वर्कफोर्स एनालिसिस आएगा। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब देखो, लोड, वर्क का लोड कितना है, और वर्क का फोर्स का मतलब क्या, यहां पर मैन पावर कितनी है, मैन पावर कितनी है, लोड कितना है मतलब वर्क कितना है, उसका लोड कितना है, तो वर्कलोड एनालिसिस। असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मिंग अ वेरियस जॉब, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितना काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलेंगे वर्कलोड एनालिसिस। तो एनालाइज द वर्कलोड, कि कितना काम है हमारे यहाँ पर। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, कितने, रिवील द नंबर एंड टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या, नंबर एंड टाइप्स, तो जो स्टाफिंग में जो वर्कर्स हैं वो कितने तरीके के हैं और कितने हैं, उनका क्या निकालना, एनालिसिस करना बोला जाएगा, वर्कफोर्स की एनालिसिस की जाएगी। और जब ऐसा किया जाएगा तो क्या किया, रिवील्ड वेदर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज, ये दोनों मिलकर के क्या रिवील करेंगे, मतलब क्या इनसे रिजल्ट आएगा, इन दोनों को करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, पहला अंडर स्टाफ्ड, पहला तो हो सकता है क्या कि अंडर स्टाफ्ड हो, मतलब कि वर्कलोड, अब अंडर स्टाफ का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि वर्कलोड जो है वो क्या है, ज़्यादा है वर्क फोर्स से, तब क्या है, ये अंडर स्टाफ्ड है, बात समझ आई, ठीक है। दूसरा ओवर स्टाफ्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वर्कलोड हमारे पास में कम है लेकिन वर्कफोर्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, तो वो सेकेंड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्टिमल स्टाफ, इसका मतलब क्या हो गया, जितना वर्कलोड है उतना ही वर्क फोर्स है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ देखना है, अगर अंडर स्टाफ्ड है तो क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा, रिक्रूट मतलब उनको बुलाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिया जाएगा। ओवर स्टाफ्ड है तो रिमूवल और ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा, क्यों भाई, ज़्यादा लोग हैं ना, काम कम है लोग ज़्यादा हैं तो रिमूवल हो जाएगा, और काम ज़्यादा है लोग कम है तो और लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें करनी। Two steps analyze helps in determining whether they are overstaffing or understaffing in the organization. So based on this staffing process carried out, for example, if a situation of understaffing, additional personnel would be required. अगर कम लोग हैं तो और लोगों की ज़रूरत होगी, और overstaffing है तो क्या हो जाएगा, some existing personnel में removed, जो कुछ लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा। रेफर्स टू द, अब क्या बोलता है कि रिक्रूटमेंट, पहला प्रोसेस क्या हो गया, हमने एस्टिमेट कर लिया, दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट करना। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कि उन पर्सन्स को सर्च करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हैं, एंड कन्विंसिंग, उनको मनाना, टू देम अप्लाई फॉर जॉब्स वैकेंसीज, तो जॉब की जो वैकेंसीज है उनके लिए सर्च करना और उनको क्या करना, कन्विंस करना कि हमारे यहाँ पर आकर के अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट के ही पार्ट है ये, रिक्रूटमेंट के अंदर फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटरनल सोर्सेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब रिक्रूटमेंट के लिए 2 सोर्सेज हो सकते हैं, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों में से कुछ लोगों को सर्च किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल। एक्सटर्नल कब हो जाएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्या, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन का मतलब, ट्रांसफ़र क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, जैसे प्रोडक्शन वाला ही, एक प्रोडक्शन वाला मैनेजर दूसरे प्रोडक्शन पे चला जाएगा तो लेवल इनका सेम हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन वाला उठ करके जनरल मैनेजर बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन दो चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या होते हैं, कैसे इसको लाया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू जाएंगे, कैन बी यूज्ड। With this process, a pool of prospective candidate is created, which then forms the basis for further selecting suitable candidates. तो further suitable candidates को पाने के लिए हमको रिक्रूटमेंट एक बेस तैयार करके देता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलता है। तीसरा प्रोसेस सिलेक्शन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम एमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, पूल ऑफ मतलब कितने लोगों ने हमारे यहाँ पर अप्लाई किया है, उसमें से जो अच्छे हैं उनको सेलेक्ट करना इसका पार्ट हो जाएगा डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव की ये सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट एमंग द अप्लाइड कैंडिडेट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट एमंग द अवेलेबल ऑप्शंस। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि बेस्ट एम्प्लॉय को पाना, जो सबसे अच्छा है उस एम्प्लॉय को हायर करना इसके अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा इनहांस, बढ़ा देता है सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अभी तो नहीं आपको आ रहा है, जैसे कुछ लोग आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद कहते हैं मैं तो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, उनको बड़ा प्राउड फील होता है। कुछ लोग का सीए हो गया तो वो सीए में फील करते हैं मेरा सीए हो गया, सीएस हो गया। कुछ एमबीए में हो जाते हैं मेरा सीए एमबीए हो गया। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है बताओ, रीज़न एक ही ना, आप अपने को सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज, अपने आप को बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से ये देखा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं, इनहांस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो सिलेक्ट होता है उनको भी लगता है नहीं कितने हमने टफ प्रोसेस को पार करके ये काम पाया है, ठीक है। तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसीजर कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज। जो सिलेक्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं और इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं। कैंडिडेट्स हु आर एबल टू सक्सेसफुली क्लियर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड वेल द अदर आर रिजेक्टेड। तो जो इस प्रोसेस को, जो इस प्रोसीजर को, ठीक है, सीरीज ऑफ जो टेस्ट है इंटरव्यू जो उनको जो पूरा कर लेता है उनको सिलेक्ट किया जाता है और सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एम्फेसाइजिंग मस्ट बी लेड ऑन द रिगरस सिलेक्टिंग प्रोसेस सच दैट द मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड एंड देयर बाय द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स। आजकल आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में देख भी रहे होंगे, आजकल की हायरिंग इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा टफ हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई है कि एक बार सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही। रीजन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि रिगरस करो, इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करो कि जो उसको पार करके आएंगे, जो उसमें सिलेक्ट होंगे वो सबसे बेस्ट होंगे। और जब सबसे बेस्ट हायरिंग होगी तो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे बेस्ट वर्क परफॉर्म किया जाएगा। A person who successfully undergoes the interview and passes the test is given the employment contract। जो इस प्रोसेस को पार करता है उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया जाएगा, उनको इसके लिए बोला जाएगा। चौथा प्रोसेस में क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइंग द पोस्ट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइंग, उस जगह पर जाकर के क्या करना, कब्जा करना, ठीक है। ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय कैंडिडेट फॉर विच हैज बीन सिलेक्टेड। तो जिस काम के लिए उसको सिलेक्ट किया, जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है उसको उस जॉब पर देना, उस जॉब पर उसको बिठाना, ऑक्यूपाइंग आ जाएगा। ओरिएंटेशन रिफर्स, ओरिएंटेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड। तो इंट्रोडक्शन करवाना सिलेक्टेड न्यू एम्प्लॉइज टू क्या, सुपीरियर, अपने उसके सुपीरियर से, क्योंकि उसका सुपीरियर कौन है, उसका सबऑर्डिनेट्स कौन है, एंड कलीग्स, उसके साथ में कौन काम करेंगे, एंड फैमिलियराइजिंग हिम और हर विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको सब चीज़ों से रूबरू करवाना इसके अंदर आ जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद द अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। क्या बोला है, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल ऑफ एन एम्प्लॉयज सो दैट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म कैन बी इनहांस्ड। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या बोला है,
किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना और स्किल प्रोवाइड करना ट्रेनिंग बोला जाता है। डेवलपमेंट is the process of learning and growth so that skills and competency can be acquired to the higher level jobs। तो यहाँ पर किस पार्टिकुलर जॉब्स को नहीं बोला है, इसमें क्या होल सोल डेवलपमेंट की बात करेगा और इस तरीके से उनका डेवलपमेंट किया जाएगा कि सिर्फ उसी काम को परफॉर्म ना करें, ये क्या करें, उसके हायर पोस्ट को भी परफॉर्म कर पाएँ, उनसे हायर से हायर लेवल पर जाकर के काम कर पाएँ। छठवां प्रोसेस में क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब हमने देखा क्या लिया, इवेल्युएशन, ये वर्ड यूज किया था, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। तो कुछ स्टैंडर्ड बनाएंगे, कुछ स्केल बनाए गए होंगे, कुछ पैमाने बनाए गए होंगे, उनके बेसिस पर उनका इवेल्युएशन करना, और इवेल्युएशन करना ही क्या बोला जाएगा, अप्रेजल का पार्ट होगा। स्टैंडर्ड्स आर इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज वेल इन एडवांस। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उस स्टैंडर्ड को पहले ही बता दिया जाएगा। जैसे आपके बारे में भी चल ही रहा है कि आपको बोल दिया गया अगर आपका 33% एक स्टैंडर्ड है, अगर इतना नहीं पाया तो आप फेल हो गए, आप फेल हो जाओगे ना। तो सेम चीज़ एक स्टैंडर्ड को पहले ही बता दिया जाना चाहिए कि अगर 33% नहीं आया तो फेल हो जाओगे, 80-90% के ऊपर आएगा तो आप इतना फर्स्ट क्लास में आ जाओगे, 60% के ऊपर आया तो फर्स्ट क्लास में आ जाओगे, ऐसा बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, वो पहले ही आपको बता दिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपकी कॉपी चेक होगी, आपका इवेल्युएशन होगा परफॉर्मेंस का, और जो जैसा काम करेगा उसको वैसा नंबर आएगा, वैसा रिवॉर्ड मिलेगा। सुपीरियर्स प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट फीडबैक करता है, जब इवैल्यूएशन कौन करता है, जो सुपीरियर होता है वही उसका क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक रिपोर्ट तैयार करता है, फीडबैक रिपोर्ट, जिसके बेसिस पर ये पता लगाता है कि परफॉर्मेंस कैसी रही। सातवां प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएगा, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ हायर जॉब पोजीशन। तो प्रमोशन का मतलब होता है कि जिस लेवल पे पर्सन काम कर रहा है, 3 लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो अगर लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो उसको मिडिल पे देना, मिडिल पे काम कर रहा है तो उसको टॉप पे पहुंचाना, ये प्रमोशन के पार्ट होते हैं। विथ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। तो प्रमोशन के अंदर क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, फैसिलिटीज उसको बढ़ जाती हैं, स्टेटस उसका बढ़ जाता है, और उसका पे, उसको कंपेंसेशन भी ज़्यादा मिलता है। प्रमोशन इज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये प्रमोशन किसके बेसिस पर होता है, फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो हो सकता है एक नंबर में पूछा जाए कि प्रमोशन का बेसिस क्या हो सकता है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द सुपीरियर या फिर अदर मैनेजमेंट। ठीक, कंट्रोलिंग कंपेंसेशन, सॉरी, आठवां प्रोसेस में क्या है, कंपेंसेशन देना। तो कंपेंसेशन रिफर्स टू द प्राइस पेड फॉर द जॉब। उसके काम के लिए उनको क्या पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंपेंसेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड इंक्लूड्स पेज उनको जो पैसा मिला, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स एंड इनडायरेक्ट पेमेंट विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना, उनको पेमेंट देना, प्राइस के रूप में देना, अदर फैसिलिटीज़ वगैरह देना, वो सब इसके पार्ट होंगे। टीए डीए आपने सुना होगा, महंगाई भत्ता, ठीक है, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, हाउस अलाउंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो देखो इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक डायरेक्ट पेमेंट्स होता है, एक इनडायरेक्ट पेमेंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट के अंदर क्या बोला है, वेजेज एंड सैलरीज। तो जो उनको डायरेक्टली पेमेंट की जाती है, इसको डायरेक्ट पेमेंट की जगह पर हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव के नाम भी बोल सकते हैं, और ये नॉन फाइनेंशियल। तो क्या बोलना, वेजेस देना, सैलरी देना, बोनस वगैरह देना, सब इसके पार्ट हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट में मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, हाउसिंग अलाउंस, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए डीए, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स, जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं, मनी के टर्म में जो पेमेंट्स है वो 2 बेसिस पर होता है, एक तो टाइम बेसिस पर होता है, एक परफॉर्मेंस बेसिस पर। कभी आपने सुना कि 8 घंटे का पेमेंट मिलता है, 8 घंटे काम करके हम चले जाएंगे, उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं।
या फिर अब 8 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम मिलता है। तो जो टाइम के बेसिस पर पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं क्या, टाइम बेसिस पेमेंट मिलता है। दूसरा परफॉर्मेंस बेसिस, बोला जाता है कि आप 1000 यूनिट बनाओगे तो इतना पेमेंट मिल जाएगा, 10,000 यूनिट बनाओगे तो इतना पेमेंट मिल जाएगा, इतना काम करोगे तो आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी होता है और टाइम के बेसिस होता है, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर। अभी हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसमें डीप में चीज़ों को देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो क्या करना, उस पर्सन को सर्च करना जो बहुत सही है, जो सही से काम करेगा, एंड कन्विंसिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, और उनको क्या करना, उनके लिए कन्विंस करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट होता है। इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से काम किए जाते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसेस से क्वेश्चन आना ही तय है। स्टाफिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोसेस का होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो पहला प्रोसेस में क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लेबर सप्लाई। तो क्या करना, सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन कौन सोर्सेज से हमको मिल सकते हैं। अब सोर्सेज में भी दो बातें हमने बात की थी आपसे, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सोर्सेस पता लगाना कि हमको कहाँ से एम्प्लॉयज हायर करना है। दूसरा असेसमेंट, पता लगाना। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पता लगाना ऑफ देयर वैलिडिटी, उनके बारे में पता लगाना कि ये जेन्युइन पर्सन्स हैं कि नहीं, ये सही से काम करेंगे कि नहीं, क्या इनका एक्चुअल में राइट रियल पर्सन्स हैं कि नहीं ये लोग, ठीक है। तीसरा चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज, तो उसमें से सोर्स को सिलेक्ट करना कौन सा, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसके अलावा और ज़्यादा सोर्स हैं, उनको हम लोग क्या करना, इसके अंदर जो सोर्सेज हैं उसमें कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है उसको चूज करना कि भाई इंटरनल वाले में ज़्यादा सही है कि एक्सटर्नल वाले में ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद फिर इनवाइटिंग अप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज, इसमें से जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसमें से फिर क्या करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे कि आप आकर के हमारे यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो प्रोसेस में 4, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा असेसमेंट, तीसरा चूजिंग, हम लोग चूज करना है बेस्ट, और चौथा हमको इनवाइट करना है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोली जाएगी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो दो हमने बात कर ली, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या बोला है, फील्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको बता दिया। दूसरा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में करता है, ठीक है। इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे अभी नीचे ही। पहला इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है उसको देख लेते हैं। तो इंटरनल का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, फील्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में। तो ट्रांसफर, पहला क्या है, ट्रांसफर। देखो एक क्या बोला है, एक लेवल पे ही काम कर रही है लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, यही, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एम्प्लॉयज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब पर ट्रांसफर किया जाता है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर नीडेड डिपार्टमेंट, ठीक है। एक जॉब से दूसरे जॉब पर, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, या फिर फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, ऐसा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ट्रांसफर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, कोई भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है। तो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल सेम होता है, जॉब का पोजीशन भी सेम होता है, एंड सैलरी का भी सेम रहता है। जैसे
परचेज मैनेजर को सेल्स मैनेजर बना दिया गया। तो जो मैनेजर है वो तो मैनेजर ही है, वो वहाँ पर भी मैनेजर था, सेलिंग में भी मैनेजमेंट है, दोनों जगह पर वो मैनेजमेंट का ही काम कर रहा है। लेवल उनका सेम है, पे स्केल भी सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर चेंज हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल ही वही है, सेम है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। अगर सीयूटी में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और प्रमोशन में कौन हॉरिजॉन्टल है कौन वर्टिकल है, सीयूटी हो या फिर एक नंबर के आपके बोर्ड में एग्जाम हो, तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कौन होता है, तो ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक ही लेवल पे हो ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, यहाँ से यहाँ जाना, तो एक लेवल पे काम हो रहा है तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक, प्रमोशन के अंदर क्या होता है, देखो एक फिगर आपके सामने दिख रहा है, क्या ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो लेवल अप होता है। ठीक है, वन लेवल अप होता चला जाएगा इसका। तो जॉब वैकेंसीज हायर पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर लेवल जॉब पोजीशन। तो एक पर्सन यहाँ पर मान लेते हैं कि लोअर लेवल पे काम कर रहा था और उसको कहाँ पर दिया गया, टॉप लेवल पे भेज दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रमोशन बोला जाएगा। प्रमोटेड एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी, एंड हायर जॉब पोजीशंस, उसकी जो जॉब पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, वो ज़्यादा पोस्ट पे आ जाएगा, बड़े पोस्ट पे आ जाएगा, एंड मोर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब हम लोग बात कर चुके हैं क्या, पावर, तो उसकी अथॉरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास में ज़्यादा होगा। इट इज़ वर्टिकल प्रोसेस। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब क्या, इस तरीके से ऐसा हो गया, तो कोई एम्प्लॉय यहाँ पर था, नीचे में था, ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया हमारा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में। तो अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, बता यहाँ पर वर्टिकल होता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है। ये तो इंटरनल के हो गए। एक्सटर्नल में देखते हैं, एक्सटर्नल में बहुत सारे हैं, इंटरनल में तो हमको सिर्फ दो ही समझ में आते हैं, या फिर दो ही चीज़ें हमने देखी हैं। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो places a notice on the notice board specifying the details about the job vacancies such as number of vacancies, required qualification, candidates and date of interview। तो अब ये नोटिस बोर्ड तो समझ में आ रहा होगा ना, स्कूल में एक आपके नोटिस बोर्ड लगा रहता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आनी होती है आ जाती है कि आज आपका टेस्ट होने वाला है, आपके दिल में हार्ट टूट जाता है कि टेस्ट होने वाला है, फिर पता लगता है इतने दिन से ये टेस्ट इंटरव्यू होने वाला है, आप लोग का क्या फाइल वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट होने वाला है, ये नोटिस निकल जाता है। ठीक है, तो वो नोटिस बोर्ड नहीं। यहाँ पर कंपनी के, कभी आप लोग ऑब्जर्व करना कि कंपनी के गेट के बाहर जनरली होता है ये, या फिर गेट के बाहर या फिर जो मेन ऑफिस है उनके बाहर होता है ये। तो गेट के बाहर एक बॉक्स बनाते हैं, वो बड़ा सा बॉक्स बना होता है नोटिस बोर्ड की जैसा। ठीक है, उस पर क्या जब भी उनको रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो उस नोटिस बोर्ड पे एक पर्ची लगा देते हैं, A4 साइज पेपर पे, या फिर कैसे भी लगा देते हैं वो पोस्टर वगैरह। फिर उसमें वो सारी चीज़ों को डिटेल दे देते हैं, जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके बोर्ड के गेट के सामने से गुजरते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं अच्छा इनमें यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए हायर करते हैं, वो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट अपने नोटिस बोर्ड पर खुद ही चिपका दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी कंपनी के गेट के बगल में वो चीज़ लगा दी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रीड्स दिस इंफॉर्मेशन एंड अटेंड द इंटरव्यूज। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उसमें क्या करते हैं, उस सामने उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, उनसे मिलने की बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ दिस कैंडिडेट्स डन ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है तुरंत वो अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। अच्छा हुआ तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करें। दिस प्रैक्टिस इज अंडरटेकिंग स्पेशली फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये तो अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड। अब सेमी स्किल्ड का मतलब क्या हो गया, उसके लिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती। जैसे अब बोरा ढोने के लिए थोड़ी ना स्किल पर्सन की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरत है जो फिजिकल हेल्दी है, थोड़ा मोटा तगड़ा है, उसको हायर कर लिया। तो उसके लिए क्या करना है, उसको हमने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, भाई किसको हमारे यहाँ पर मजदूरी करनी है, 400 बोरा उठाना है, एक बोरा उठाने का 10 रुपये दिया जाएगा। ठीक, तो वो क्या हो गया, इसमें कोई स्किल्ड पर्सन या फिर सेमी स्किल्ड। ये फिर बोला गया कि नहीं, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक मशीन भी थोड़ी बहुत चलानी है, जिससे ये वो क्या हो जाए, कुछ वो जो बोरे आ रहे हैं उनको गिनती करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्किल्ड। तो स्किल्ड नहीं होता यहाँ पर, क्या सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड को हायर करने के लिए हम लोग ये चीज़ें अपनाते हैं। दीज वर्कर्स आर पेड रिम्यूनरेशन ऑन डेली वेजेस। डेली वेज बेसिस पर होता है, तो या फिर बोल सकते हैं उसके वर्क के बेसिस पर भी काम किया जाता है। इट इज़ अ इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। कोई कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक नोटिस बोर्ड पे अपने गेट के बगल में लगा देना है कि हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, फिर उसके लिए हमको कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा।
दूसरा कैजुअल कॉलर, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम जॉब सीकर्स मेंटेन्ड अलोंग विद देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कभी आपने सुना होगा या फिर आप लोग अभी तो अप्लाई नहीं करते हो, जैसे थोड़ा बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, जब आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग अलग अलग जगह पर जा कर के क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब जैसे मान लो आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गए होंगे, सिर्फ आप तो नहीं गए होंगे, वहाँ पे 25, 30, 50 लोग गए होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, बोला होगा सर आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी हमको बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। ऐसा करके बहुत सारे लोग के बोल के गए होंगे। तो जब कंपनी उन एप्लीकेशंस में जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनके पास में लेटर्स, उनमें से उनके कॉन्टैक्ट पर उनको कॉन्टैक्ट करती है और वहाँ से रिक्रूटमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर के बेसिस पर। ठीक है, तो कैजुअल कॉलर, कॉल ये कॉल करने का मतलब क्या, जो हमारे पास कैजुअली सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं किसी लोगों के जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको कॉल करना, उनको कॉल करके बुलाना, उनको कांटेक्ट करना, कैजुअल कॉलर के अंदर आ जाएगा। इट इज अ चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज कंपेयर टू द अदर सोर्सेज। चीप सोर्स कैसे हो गया भाई, ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने सिर्फ उठाया कांटेक्ट किया, तो आजकल तो फ्री का मतलब क्या, अनलिमिटेड मिलता है हमारे कांटेक्ट में, तो हम कितने लोगों को भी कॉल कर सकते हैं, तो बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको सर्च कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमारे पास पड़ा रहता है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक कॉल करना होता है। तो इसके अंदर इसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स आर प्लेस्ड इन न्यूज़पेपर और ट्रेड जर्नल्स व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइडर चॉइसेस। तो सबसे बड़ी बात कि जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ दी गई है, इसको और जगह पर, टीवी में, ठीक है, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, ठीक है, इन सब जगह पर एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट जब हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को प्लेस करते हैं अपने यहाँ पर, वैकेंसीज को अलग अलग सोर्सेज पर, अलग अलग मीडियम पर, तो उसको एडवर्टाइजमेंट के नाम से बोला जाएगा। याद रखना वाइडर चॉइस होता है। It is helpful in fulfilling vacancies for senior positions in an organization. It may be bring a wide range of responses. तो ये याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट में हमको रिस्पांस क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़े लेवल पर रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़े लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वाइडर होता है और बहुत सारे लोगों की रीच में होता है। तो जब ज़्यादा लोगों की रीच होगी तो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या है, अब जनरली हर एक ज़िले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। ये बात आपको भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन आप कॉमर्स के बच्चे तो जानते रहो इसको। क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सचेंज होता है गवर्नमेंट का। वहाँ पर एक बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है, जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उस ज़िले के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, वहाँ पर जा कर के अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कोई एक एक्सचेंज है यहाँ पर मान लेते हैं, इस एक्सचेंज में ये क्या कर सकते हैं, जा कर के अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इन केस अगर किसी कंपनी को जॉब, किसी कंपनी को पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपके पास आती है, मान लेते हैं कोई कंपनी है इधर, कोई कंपनी, ये कंपनी जब इस एक्सचेंज के पास आएगी तो इस एक्सचेंज के पास कौन गया, अनएम्प्लॉयड पर्सन भी गया है। अनएम्प्लॉयड पर्सन का इंफॉर्मेशन इन एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जब कोई बिजनेस या फिर कंपनी हायर करना चाहेगी तो किससे कांटेक्ट कर लेगी, इस गवर्नमेंट के एक्सचेंज से हायर कर लेगी और उनको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगी। तो यही चीज़ बोला कि एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कि जिनको जॉब की ज़रूरत होती है उनका इंफॉर्मेशन जो हायरिंग कर रहे हैं उनको चली जाती है। तो यही एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में जिनको ज़रूरत थी वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक्सचेंज को कि हमको ज़रूरत है, वो इंफॉर्मेशंस उन पर्सन्स के बीच में चली जाती है कि हमारी इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप जाकर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्व एज ए लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जो एम्प्लॉयर्स। तो आपको वही बताया ना, एक लिंक होता है किसके बीच में, सीकर्स जो जॉब को तलाश रहे हैं उनके बीच में, और किसके बीच में, जो जॉब देने वाले हैं।
एक्सचेंज आर जनरली रन बाय द गवर्नमेंट, देखो वही बात बोला है, गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, एंड आर यूज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब पोजीशन, दोनों के लिए होता है, अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों के लिए होता है। मेनी अ टाइम्स रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नॉट अपडेटेड एंड कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम आर अनसुटेबल। ये तो देखो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जनरली जॉब की पोजीशंस को अपडेट नहीं किया या फिर जॉब की इन्फॉर्मेशंस को अपडेट नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह में, तो इस वजह से रिकॉर्ड्स अपडेट होने की ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक एक्सचेंज होता है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्लेसमेंट एजेंसीज, तो एजेंसीज में क्या, प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल्स, दोनों तरीके की एजेंसी हो सकती हैं, या तो कोई प्राइवेट एजेंसीज हैं या फिर प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं। मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, आप लोग को एग्जांपल देता हूं, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आजकल चलते हैं कि वो क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ना होता है वो उनको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दोनों लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो ट्यूटोरियल्स क्या करता है, इन दोनों के बीच में मिलन कराता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कर रहा है, एजेंसी ही तो है जो हायरिंग का काम कर रही है। तो ऐसे ही जॉब के लिए भी होता है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स की, उनको वो तलाशते रहते हैं, उनसे बोलते रहते हैं कि आपको जितने भी वर्कर्स की ज़रूरत होती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले लीजिए, हम आपको जॉब वर्कर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो वो क्या करें, प्राइवेट एजेंसीज वगैरह यहाँ पर काम कर रही थी। या फिर कभी आपने देखा होगा कि लोग फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने जा रहे होते हैं, कनाडा या फिर यूएस में या फिर दुबई, इन सब जगह पर जाकर काम करते हैं, तो वहाँ पर जॉब कैसे मिलती है, इन प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू मिलती है, कि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयर हैं वो हमारी कंट्री के एजेंसीज से मिलती हैं और फिर यहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करती हैं। तो ये ज़्यादातर जो हमारा होता है पर्सनल एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके लिए काम आ रहे हैं। दे आर हैव अ डेटाबेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, तो इन एजेंसी के पास में क्या होता है, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब की तलाश है, उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, विच ही कंपाइल्ड एंड सुटेबल कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू द क्लाइंट्स, तो जिनको जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट किया जाता है, उनको रिकमेंड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। It helps to recruit all kinds of personals and in returns a nominal fee is charged for the service provided to the client। तो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज की जाती है इस प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। कैंपस रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो जिन्होंने यूजी किया है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अब ग्रेजुएट्स का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन वाले बंदे, ठीक है, जैसे जिन्होंने बीकॉम किया, बीए किया, ठीक है, ये सब लोग होते हैं, उनको बात किया जा रहा है, या फिर एमकॉम किया, एमबीए कर लिया, इन सब लोगों को बोला है ग्रेजुएट्स बोला जाता है। तो जो कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इज़ नाउ अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा कि भाई कॉलेज में प्लेसमेंट होता है 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख, आईआईटी में इतना प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर एमबीए के लिए इतना प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा क्या चल रहा है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हुए, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त ही उनका क्या हो जाता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो उसको यहाँ पर बोला गया कैंपस में जा करके, मतलब उस यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेज के कैंपस में खुद ब खुद वो कंपनीज आती हैं और पर्सन्स को हायर करती हैं, तो उसको बोला जाता है। मोस्टली बिग ऑर्गेनाइजेशंस हायर फ्रॉम कॉलेजेस एंड वेरियस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वो डायरेक्टली कॉलेज में जाकर के ही हायर कर लेते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिकमेंड करना, तो अप्लीकेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द करेंट एम्प्लॉय प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि मान लेते हैं किसी कंपनी में आपका कोई दोस्त काम कर रहा होता है, उसका अच्छा पे स्किल होता है, वहाँ पर एक जॉब वैकेंसी निकलती है, वो आपको डायरेक्टली कॉल करता है कि देखो इस कंपनी, मेरे कंपनी में ऐसा ऐसा जॉब है, तुमको अप्लाई करना है तो कर देना, ठीक। तो ये क्या पार्ट हो गया कि आपके दोस्त ने एक रिकमेंड कर दिया आपके वहाँ पर कि भाई ये एक मेरा दोस्त है, वो इस काम के लिए सुटेबल है, उसको हमने हायर कर सकते हैं आप लोग। तो क्या किया, दोस्त हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो किसी अपने रिलेटिव्स को, किसी अपने नोन पर्सन्स को रिकमेंड करता है जॉब के लिए। It is considered a good and relevant source of recruitment as the background of the candidates are already known। यहाँ पर क्यों अच्छा बोला जा रहा है, क्योंकि उस पर्सन के बारे में जो हायरिंग करवा रहा है, जो रिकमेंड कर रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, तो इस वजह से ये अच्छी रिक्रूटमेंट हो सकती है।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लेबर्स। आपने लेबर चौराहा के बारे में कभी कभी सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा अभी आप लोग। तो लेबर चौराहा का क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स होते हैं और वो लेबर्स क्या करते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे लेबर्स होते हैं, तो जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मान लो हमको ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलूंगा, मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, 4 दिन काम कराना है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेगा, वो 10 लोगों को भेज देगा अपने यहाँ पर काम कराने के लिए, ठीक। तो वो बोलता है क्या, प्रोवाइड्स वर्कफोर्स एट अ शॉर्ट नोटिस। ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करता है, बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर देता है, क्विक होता है यहाँ पर। जनरली सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड लेबर्स, तो लेबर चौराहा है तो लेबर ही मिलते हैं। जनरली छोटे छोटे जो अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, इन सब लोगों को यहाँ से हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर से। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉयज़ होते हैं और फिर जब ज़रूरत होती तो उनको बुला लिया जाता है, लेबर्स वगैरह को। वर्कर्स विल बी लीव इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे खूबसूरत बात यही है यहाँ पर कि जब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो अपने साथ वो सबको लेकर के चला जाएगा। कभी आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, क्या होता है, एक अनिल कपूर की बड़ी अच्छी मूवी थी, मुझे नाम तो नहीं याद है, उस मूवी में क्या किया था, वो लेबर था वहाँ का, ठीक है, ट्रेड यूनियन वहाँ पर बना हुआ था, लेबर यूनियन था। तो उस लेबर यूनियन में क्या किया गया था कि वो पर्सन, उसके लिए सब लोग काम कर रहे थे। जैसे वो बोलता था नहीं आज काम नहीं होगा, सारा काम बंद हो जाता है, वो बोलता नहीं काम होगा, तो सब लोग काम करने चले जाते हैं। वेज बढ़ाने की बात होती है तो अनिल कपूर बोलता नहीं वेज बढ़ना चाहिए, हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, तो सब लोग वही उसी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बोलता है लीडर होता है वहाँ का, उस लेबर फोर्स का लीडर होता है कि उसके रहने पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ना रहने पर उसके साथ लोग चले जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करना आप लोग तो रोज़ देखते होगे, बहुत सारा देखते होगे, हर दिन बहुत सारी टीवी एड्स आती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन्स के ऊपर करना, कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर डिस्प्ले ऑन द एडवर्टाइजमेंट। तो उस टीवी पे बहुत सारी जगह पर ऐसा दिखाया जाता है। मेनी वेबसाइट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड वेरियस जॉब ओपनिंग्स एंड जॉब सीकर्स। तो वेबसाइट्स के थ्रू, वेब का मतलब वेबसाइट, तो वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती हैं तो वहाँ पर जैसे सरकारी रिजल्ट, एक क्या है, वेबसाइट ही तो है। तो सरकारी रिजल्ट पे आपके जॉब के बारे में, वैकेंसीज के बारे में आपको आती रहती है इन्फॉर्मेशंस, तो वो बोला गया वेबसाइट के थ्रू, वेब पब्लिशिंग के थ्रू। तो जो सरकारी रिजल्ट है वो वेब पब्लिशिंग का एक अच्छा पार्ट है या फिर एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जॉब सीकर्स पोस्ट आर देयर रेलिवेंट डिटेल्स अमंग देयर अपडेटेड रिज्यूम ऑन द वेबसाइट। तो जॉब सीकर्स क्या करते हैं, अपने रेलिवेंट डिटेल्स को वहाँ पर अपडेट कर देते हैं, जो भी चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है सिलेक्शन का, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे क्या, एक्सटर्नल सोर्सेज में। इंटरनल सोर्स के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इंटरनल सोर्सेज के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। इसको यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए, ये चीज़, ठीक है। इधर मेरिट है, उधर डिमेरिट। पहला मेरिट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ वन विल लीड टू द चेन ऑफ प्रमोशंस promotion which always inspire scope for the index of prestability is reduced, which always inspires employees to the work and commitment। तो एक जो प्रमोशन है हमारा इंटरनल प्रमोशन होता है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, मेरा हायर लेवल पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक उनको मोटिवेट करता है कि हाँ इस काम को करने से हमको बेहतर होगा और हमको हायर पोजीशन पे हायर किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, फीलिंग जॉब इंटरनली चीपर। क्या होता है, चीपर। पहला तो ये चीप होता है, सस्ता होता है, क्योंकि हमको किसी बाहर के लोगों को नहीं बुलाना पड़ता, अपने ही लोग होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ईजिली फैल जाती है।
तीसरा ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या होता है ऑलरेडी नोन होता है तो उसका एंड इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट कैन बी डन एक्यूरेटली एंड ईजिली। तो क्या होता है ऑलरेडी वो नोन पर्सन होता है, उसको सब चीज़ों के बारे में पता है ऑर्गेनाइजेशन के, एंड क्या फिर क्या होता है इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट, उसका जो इवेल्युएशन होता है जो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजर के अंदर पढ़ा था वो ईजी हो जाता है। तो पहला क्या, पहला हमको दिखा क्या कि ये क्या होता है लीड्स टू चेन ऑफ प्रोमोशंस विल इंस्पायर करता है, क्या इंस्पायर द एम्प्लॉइज, पहला। दूसरा मेरिट क्या हो जाएगा चीप, दूसरा मेरिट चीप। तीसरा कि वो ऑलरेडी नोन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है ऑलरेडी नोन तो ऑर्गेनाइजेशन एंड तो क्या हो जाता है उसकी वजह से इवेल्युएशन उनका ईजी हो जाता है, तो एक्यूरेट एंड ईजिली उनका इवेल्युएशन हो जाता है। चौथा पॉइंट में क्या है इंटरनल ट्रांसफर हेल्प्स इन प्रिपेयर पर्सन फॉर द हायर पोजीशन, तो क्या यहाँ पर मदद मिलती है जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर काम कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा चीज़ों के बारे में जो बाहर के लोग आएंगे। तो अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है तो जब उनको हायर पोजीशन पर हायर करना है, हायर पोजीशन में लोगों को सिलेक्ट करना है, तो अगर वो इंटरनल करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है वो ऑलरेडी ऐसे प्लेयर को हायर करें, ऐसे वर्कर्स को हायर करें या फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करें जो बहुत सारी चीज़ों को जानता है और उस इन्वायरमेंट पर ऑलरेडी वो सुटेबल हो चुका है, उस ढल चुका है। तो जब इन्फॉर्मेशन उसको जाएगी कोई भी चीज़ उनको करनी होगी तो वो ईजिली अडॉप्ट कर सकेगा, उसको चेंज कर पाएगा और उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर पाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर, क्योंकि वो फैमिलियर है विद द वर्किंग पैटर्न, उस काम के पैटर्न से वहाँ पर उसको परिचित है, फैमिलियर है, हेंस नो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो पहला बोला कि भाई तीसरा तो हो गया हमारा क्या होना वहाँ पर एक्यूरेट एंड इजीली हो जाता है। चौथा क्या होता है वहाँ पर इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग की बहुत कम जरूरत है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया उस कंपनी के थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं जो एकदम छोटे लेवल पे बतानी चाहिए वो उनको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो नोन है। ठीक है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है लेकिन इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ, पांचवा क्या है शिफ्टिंग ऑफ वर्क फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हैविंग शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है क्या कि उस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ को निकाल लेना जहाँ पर वो एक्सेस है, ओवर स्टाफिंग है, और वहाँ पर लगाना जहाँ पर अंडर स्टाफिंग है। तो ये इजी हो जाता है और आसान वहाँ पर हो जाता है ये सब चीज़। इसके डिमेरिट्स भी हैं कुछ। तो पहला क्या बोला है फ्रेश टैलेंट नहीं आता है भाई, जब इंटरनल होगा तो वही लोग आएंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, तो फ्रेश टैलेंट तो आएगा नहीं, कुछ बाहर से तो आएगा नहीं, वही लोग हैं तो कोई फ्रेश टैलेंट वहाँ पर नहीं आता है, पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा लेथार्जिक एम्प्लॉय क्या होता है लेथार्जिक होता है, भोदा बन जाता है। मतलब क्या है वो काम करने से कतराता है, अरे ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा ठीक है बाद में करेंगे, अभी नहीं कल करेंगे, ऐसा हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है जो एम्प्लॉयज होता है। कोई नया पर्सन आता है तो क्या एकदम मोटिवेटेड रहता है, इंथुजियास्टिक रहता है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजेड रहता है, वो बहुत ज़्यादा करेजियस रहता है, प्राउड फील करता है, तो वो बहुत सारे काम करने के लिए उत्साहित रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लेथार्जिक हो जाता है। इसके बाद न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड टू गो बियॉन्ड द इंटरनल सोर्सेज। तो क्या बोला है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नया है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए एक्सटर्नल करना चाहिए, इंटरनल नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन नया है, एकदम नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो पुराने एम्प्लॉयज़ को ही हायर करेगा तो फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए इंटरनल में नहीं आना चाहिए। सिंस एवरीवन इज ऑलरेडी वेल फेमिलियर, यहाँ पर क्या होता है सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं, वर्क को भी अच्छे से जानते होते हैं, वहाँ की एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से जानते हैं, मैनेजमेंट को भी अच्छे से जानते हैं। द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द अदर्स देयर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी। ठीक है, यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई वाला काम हो सकता है, क्या तुम भी काम नहीं करोगे हम भी काम नहीं करेंगे, मिल के दोनों काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है भाई एक दूसरे के बीच में उनके पास कॉम्पिटेंसी की भावना नहीं आती, अरे यार उसने इतना अच्छा काम कर दिया मुझे भी करना चाहिए, उसका प्रमोशन हो गया मेरा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटेंसी का मतलब कि जो कंपनी के कॉमन गोल की तरफ अच्छा काम करे, उसको कॉमन गोल को बढ़ाए, तो उसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पर लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते रहते हैं, कोई इसमें उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आगे जा रहा है कि मैं पीछे रह गया। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। टू मेनी ट्रांसफर रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द चेंजेस। अगर हम बहुत सारा ट्रांसफ़र करने लगे एक जगह से दूसरे जॉब पर, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब पर, हर महीने हर दूसरे महीने पर ऐसे चेंज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मन उनका कम हो जाएगा, इनकरेज वो कम होंगे, तो उससे हमारा वर्क भी कम हो जाएगा। तो ये सब इसके डिमेरिट्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक्सटर्नल सोर्सेज में भी
इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो पहला, फाइंडिंग क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल। तो एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, जो क्वालिफाइड है एंड ट्रेंड पर्सन, उसमें ऑलरेडी वो ट्रेंड है, उन पर्सन्स को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा, वाइडर चॉइस होता है, क्योंकि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोप होता है, ब्रॉडर होता है, तो वहाँ पर वाइडर चॉइसेस होता है। ब्रिंग फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट लाता है, इनोवेशन लाता है, नए नए आइडियाज़ लाता है, क्रिएटिविटी को लाता है, ये सब चीज़ के अंदर हो जाएंगे। डिमेरिट्स क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ एज इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन किसके बीच में आ जाता है, जो वहाँ पर रह रहे, उनको लगता है अरे यार हम लोग भी तो इस लायक थे, हमको क्यों ऊपर नहीं भेजा गया, हमको हमारा ट्रांसफर या फिर हमारा प्रमोशन क्यों नहीं किया गया। तो कभी कभी हो सकता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन आ जाए इस काम से लेकर या फिर इस प्रोसेस से लेकर के। कॉस्टली, ये कॉस्टली हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग जो हमने मेथड्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, पैसे एक्सपेंसिव हो सकता है, वो खर्च करने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें। तो मनी इज स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑन जॉब वैकेंसीज एंड फर्दर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं पूरा एक प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा जिसमें एक्सपेंसिव हो सकता है। लेंदी क्या, टाइम इज कंज्यूम्ड इन द नोटिफाइंग जॉब वैकेंसीज, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग टाइम। तो कहीं ना कहीं बोला एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपने देखा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में कितने प्रोसेस थे, 8 प्रोसेस हैं। तो अगर 8 प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा और एक महीने का भी मान लो टाइम लग गया तो 8 महीने हो गए, अगर एक वीक का लग गया तो 8 हफ्ते मतलब 2 महीने हो गए। तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास में सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, हमने इसके बाद बात की थी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव या फिर चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द अप्लीकेंट एम्प्लॉयज। जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से सबसे बेस्ट को चूज करना इसका पार्ट होता है। तो सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग। स्क्रीनिंग मतलब छटनी करना, अलग करना। सिलेक्टिंग अ सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, जो सुटेबल है, उसको क्या करना, स्क्रीन करना, उसको सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन बोला जाता है। इसमें देखो इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्लस बोर्ड में, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रोसेस पूछा ही जाएगा। पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, शुरू में ये बता दिया जाएगा नहीं ठीक है ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि रनिंग के लिए बुलाया गया, रनिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया, बोला हमारे यहाँ पर हमको एक प्रतियोगिता करानी है जिसमें रनिंग करवाना है, ठीक है आप करवाना चाहते हो। उसमें बोलते हैं तो आप जैसे ही आते हैं लोग, उसमें जो भी मोटे लोग हैं, जो भी ऐसे तो निकाल के आए, उनको क्या करोगे, बाहर कर दो, अरे ये भाग नहीं पाए, आपको पता है। तो हमने क्या प्रीलिमिनरी, भाई आप नज़र से ही देखते ही पहली नज़र में उनको बाहर कर दिया, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाता है। या फिर आपने आईएएस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर होता है प्री टेस्ट होता है, फिर मेन होता है। प्री में क्यों ऐसा करते हैं भाई, जो ऐसे मजाक करने हैं एग्ज़ाम के लिए कि अरे यार ये ऐसे ही एग्ज़ाम है, दे दिया जाए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उनको पहली बाहर करो, निकाल फेंको। अभी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सेम चीज़ कर रही है, क्या कि ऐसे लोग जो सीरियस नहीं है उस काम को लेकर के उनको पहली नज़र में बाहर कर दो, पहले ही छोटे से प्रश्न बाहर कर दो, तो मैक्सिमम पीपल्स को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या किया, सिलेक्शन टेस्ट। फिर एक्चुअल में सिलेक्शन टेस्ट करवाया जाएगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, फेस टू फेस उनसे इंटरव्यू किया जाएगा। बैकग्राउंड चेक, फिर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, कहीं इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये कहीं इनके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई एफआईआर वगैरह नहीं है, इन्होंने कहीं ऐसा कोई इनके खिलाफ केस तो नहीं है कि ये कोई गलत काम में रहे, या फिर नेशनल जो सॉवरेनिटी होती है उसके अगेंस्ट में तो नहीं रहे, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में चेक करना। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सिलेक्शन डिसीजन। फिर डिसीजन लिया जाता है कि इनको सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं, तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट में क्या किया जाएगा, उनको देखा जाएगा उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, क्रोनिक बीमारी तो नहीं, बहुत लंबे समय से ऐसी कोई बीमारी है जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, या फिर वो ज़्यादा दिन तक हमारे यहाँ पर काम कर पाएंगे कि नहीं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाए, तो इन सब के बारे में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उनको जॉब का ऑफर दिया जाएगा, जॉब करने के लिए उनको ऑफर मिलेगा। फिर लास्ट में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आप आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा किसका सिलेक्शन के अंदर प्रोसेस होता है। एक एक करके देखते हैं इन चीज़ों को क्या क्या है इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं।
तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या बोला है, helps in eliminating the candidate who do not fulfill the basic criteria and qualification of the required for the job। तो इसमें जनरल सी बात है, जैसे आपने देखा भी होगा कुछ लोग बोला जाता है कि भाई देखो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या कर दिया भाई, जिनके पास सर्टिफिकेट वो अप्लाई नहीं करेगा, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये प्रीलिमिनरी उसमें आ जाता है। कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन सेलेक्टेड आर कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज। तो जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको एक इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू, एक नॉर्मल इंटरव्यू करवाया जाता है। फिर उसके बाद आगे दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट करवाना। रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एसेस द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। तो जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उसकी चीज़ें हैं उसको पता लगाने के लिए बात की जाती है। उसके बाद कितनी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कितनी चीज़ों को जानता है। इसमें भी देखो कई तरीके से हैं। टेस्ट कौन कौन से इंक्लूडेड, पहला इंटेलिजेंट टेस्ट, मेजर्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ द कैंडिडेट, वो कितना चीज़ों को जानता है उसके बारे में पता लगाना। एप्टीट्यूड टेस्ट, याद रखना पोटेंशियल को पता लगाने के लिए, किसी आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, एमबीए में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर किसी भी एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, पोटेंशियल, उस पर्सन की क्या पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो इंडिविजुअल्स डेवलप न्यू स्किल्स, तो नए स्किल्स को डेवलप करना है तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा उसको हायर नहीं किया। तो पोटेंशियल के बारे में कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, तो क्या होता है, पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो कैसे बातचीत कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों से बिहेव कैसा कर रहा है, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट, तो एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के अंदर कितना स्किल एग्जिस्ट इस टाइम पर, करेंट टाइम पीरियड में उसके पास में कितना स्किल है और उसको कितने, अब ये क्यों करेंगे हम लोग, ये पता लगाने के लिए कि उसको फ्यूचर में कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि हमको पता लग गया उसके बाद कितनी कैपेसिटी है। तो जब उसको पता लग गया कितनी कैपेसिटी है तो ये क्या ईजी हो जाएगा उसको फ्यूचर में ट्रेनिंग वगैरह देना। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है, फाइंड आउट पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, तो उस काम को करने में, उस जॉब से रिलेटेड वो कितना इंटरेस्टेड है, उस टेस्ट को परफॉर्म करना क्या इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आता है। तो ये 5 तरीके के टेस्ट हैं जो हम लोग क्या सिलेक्शन प्रोसेस में करते हैं या फिर सिलेक्शन टेस्ट में करते हैं। इसका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा उसका। इंटरव्यू, इसके अंदर क्या है, इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड द इंटरव्यूअर। इन डेप्थ कन्वर्सेशन, ये वर्ड याद रखना है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, हम किस कैंडिडेट के बारे में इन डेप्थ, उसके जो जितना वो जानता है, जितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बोल सकते हो बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स होता है। टू एलिवेट द कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, तो उस जॉब को करने के लिए उसकी ओवरऑल सुटेबल है कि नहीं, उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। कैंडिडेट्स गेट अ चांस टू हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग देयर सैलरी, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। तो यहीं पर क्या दिया जाता है, उनके पास में क्लैरिटी होती है रिगार्डिंग देयर सैलरीज, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा के बारे में। बैकग्राउंड चेक्स, इन्फॉर्मेशंस गिवन बाय द कैंडिडेट इज वेरीफाइड, तो जो पर्सनल इंटरव्यू में जो इन्फॉर्मेशंस दी गई, इसके पहले वाले प्रोसेस में जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, जो उन्होंने प्रोवाइड की है और उनके एक्चुअल से मैच कराना कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही है कि नहीं, उसी को क्या बोला जाएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड चेक्स। तो वेरीफाइड बाय द आस्किंग द कैंडिडेट टू प्रोवाइड ए नंबर ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से ये चीज़ किया जाता है। जैसे आर्मी वगैरह की, आर्मी हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, जब इसके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक चेकिंग होती है कि आपके जो, आप जिस जिले में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, वहाँ के थाने से, वहाँ के पुलिस स्टेशन से आपकी इन्फॉर्मेशन मंगाई जाती है कि किसी तरीके का इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया है, या फिर इनके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, इन्होंने किसी पर्सन के साथ में गलत तो नहीं किया है। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स मंगाते हैं, एंड पुलिस वगैरह में भी जब करने जाओगे तो वहाँ पर स्टेट जो वहाँ पर होती हैं वो सब चीज़ें मंगाई जाती हैं। तो रीज़न क्या है कि आपके बारे में पता लगाना, अलग अलग रेफरेंस से पता लगाना कि आपके बारे में कैसे हैं आप, आपके पिछले पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा है। टीचर्स, प्रीवियस एम्प्लॉयज एंड यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर, तो क्या क्या इसमें ले सकता है रेफरेंसेस, टीचर्स हो सकता है, ये आपको बात पता नहीं लगेगी,
ठीक है, ये कैसे किया जाएगा, वो खुद ही आप जहाँ से पढ़े रहोगे उस स्कूल में उनको भेज दिया जाएगा, आप जिस कॉलेज में पढ़े रहोगे उसके उनके प्रोफेसर के पास में भेज दिया जाएगा, या फिर अदर एम्प्लॉयर से जहाँ पर आपने काम किया होगा उस एम्प्लॉयर के पास में लोगों को भेजा जाएगा, फिर उनसे बातचीत की जाएगी। तो रेफरेंस टेस्टिंग की जाएगी कि आपने जो अपने बारे में बताया है क्या वो ही बात वो लोग भी बताते हैं, तो ये सब चेक करने के लिए बैकग्राउंड चेकिंग की जाती है। इसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन। तो फाइनल सिलेक्शन बाय चूजिंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। तो ये जब बैकग्राउंड चेकिंग हो जाती है उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो फिटनेस लेवल एंड हेल्थ ऑफ अ कैंडिडेट, तो किसी कैंडिडेट का फिटनेस लेवल और उसकी हेल्थ के बारे में बात किया जाएगा। जॉब ऑफर गिवन आफ्टर डिक्लेयर फिट, जब वो फिट हो जाएगा तभी, जैसे आर्मी में चेकिंग होती है कि आपकी बॉडी फिट है कि नहीं है, ऐसे ही हर जॉब में होती है, ऐसे ही हर अलग अलग इंटरव्यू में ये चीज़ें की जाती हैं। जॉब ऑफर, फिर उनको क्या जाएगा, ऑफर दिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जाएगा कि आप अब सिलेक्ट हो चुके हैं, आ करके हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दिस लेटर मेंशन द जॉब प्रोफाइल, उस जॉब के बारे में बताएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो अपॉइंटमेंट लेटर उसके अंदर क्या होता है, प्रोफाइल्स के बारे में, जॉब के बारे में बताएगा, कैसा जॉब है, कहाँ करना है, कब करना है, कितने आवर्स की ड्यूटी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, वो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको कब आना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी एग्रीमेंट आपके और उनके बीच में हो रहा है, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब जो आप दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया है उसको कानून की नज़र में लीगल करना, लीगली अलाउ होना, वो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो बातें आप जब साइन करोगे उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर, तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी ये माना जाएगा, आप उस पर क्या हो गए हो, राजी हो गए। और जब आप क्या करोगे, उस पर सहमत हो गए हो, तो इन केस अगर आप कोई भी ब्रेक करते हो उस रूल को, तो वो आपके खिलाफ, वो फाइनली क्या कर सकता है, आपके खिलाफ में केस फाइल किया जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग, पहला तो क्या, रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, सर्चिंग, यहां पर क्या होता है, सर्चिंग करना। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, सिलेक्टिंग। ये दो वर्ड याद रखना है, इसमें सर्चिंग एंड कन्विंसिंग होता है, वहां पर सिलेक्टिंग होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है, ये क्या है, सेकेंड स्टेप होता है, इसके बाद ये थर्ड स्टेप होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो नो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, भाई रिक्रूटमेंट हमने देखा ही ना, सिलेक्शन के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑफर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होता है। कैरेक्टरिस्टिक, तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर अट्रैक्टेड, तो ये बोल सकते हो पॉजिटिव प्रोसेस, ये इसमें लिखा नहीं है, इस चीज़ को आप लोग लिख लेना। क्या रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है, रेफर्स टू इन्हांसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज, क्या बोला, इन्हांस करना मतलब बढ़ाना, ग्रो करना। ठीक है, ग्रो द स्किल्स एंड एबिलिटीज, तो उनकी स्किल्स को बढ़ाना और उनकी एबिलिटीज को बढ़ाना फॉर स्पेसिफिक जॉब। देखो ये वर्ड मैं काफ़ी देर से बता रहा हूँ, स्पेसिफिक जॉब, किसी एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होता है। इन अदर वर्ड्स इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूविंग द एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब हमने अभी देखा ना, क्या उसकी कैपेसिटी, ठीक है, उसका काम करने का कितना है, वो नई चीज़ों को कितना जल्दी सीख सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला है। नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब, ये वर्ड याद रखना है। ट्रेनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक जॉब से होता है। ट्रेनिंग का क्या क्या बेनिफिट होता है, तो पहला तो एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होता है इस ट्रेनिंग का, तो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, तो ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज विच इन टर्न्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग हिज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, तो ट्रेनिंग की वजह से उनको क्या ज़्यादा नॉलेज मिलता है, उनको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इस वजह से उनका कैरियर ग्रोथ कर सकता है। अर्न मोर, वो ज़्यादा कमाएंगे। इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स, इट इम्प्रूव द अर्निंग
प्रॉस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जब उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ट्रेनिंग मिलने की वजह से वो वर्किंग अच्छे से कर पाएंगे काम को। जब काम अच्छे से करेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, उनका कंपेंसेशन बढ़ जाएगा। लेस एक्सीडेंट प्रोन। तो अगर सोचो कि आपको साइकिल चलाना ना आए और आप डायरेक्टली साइकिल चलाने चले जाओ हाईवे पे, तो कितने चांसेस है आपके एक्सीडेंट के? बहुत सारे चांसेस हैं। ऐसे ही कोई मशीन आपको नहीं चलाने आती है और वो आपको दे दी जाए तो बहुत सारे चांसेस है वो मशीन बिगड़ जाएगी या फिर मशीन से आपको चोट लग सकती है। तो इन केस तो यही बोला है कि अगर पर्सन्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी चीज़ों के बारे में, तो वो प्रॉपर किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्लस जो एसेट है उनको भी सही से सेफ्टी से रखा जा सकता है। तो दोनों के लिए सही होता है ये चीज़ें। तो लेक्स एक्सटेंड विद प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बिकम्स मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स मशीन्स। जो मशीन्स उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, आसानी से एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो वहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका। क्यों? क्योंकि अब उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, स्किल है। तो जब किसी के पास प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स होता है तो उस काम को बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। जब बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा तो उस केस में क्या होगा, उसका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस विच टर्म हेल्प्स इन द इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा या फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म कर रहा होगा। ये तो किसको था, ये एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट था। क्या सिर्फ बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा? नहीं, उस ट्रेनिंग का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों खर्चा करेगा कि भाई हम खर्चा कर रहे हैं उसका बस उसका भला हो जाए? नहीं, अपने लिए उसको बेनिफिट मिल रहा होगा तभी तो करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन खर्चा। तो लेस वेस्टेज, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाएगा। तो बोला यहीं पर, तो एम्प्लॉयज़ लर्न टू वर्क सिस्टमेटिकली, वो बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही अरेंजमेंट वे में काम करेगा, विदाउट द नीड ऑफ एनी हिट एंड ट्रायल मेथड। जब उसको चीज़ें पता होंगी कि कैसे करनी, तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर, अरे ऐसे करके देखो तो ऐसा हो जाए, ऐसे करके देखो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, जैसे आपने अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, आपको कोई चीज़ नहीं पता होती हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, अरे ऐसे करके देखो तो ऐसा हो जाए। फिर आप कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये खराब हो सकता था, फिर आप थोड़ा सा अफसोस फील करते हो। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऐसे पर्सन, आपके गार्जियन वगैरह हैं या फिर बड़े लोग हैं जिनको चीज़ आती है, अगर आप उनसे ट्रेनिंग लेकर के कर दो तो क्या हो जाता है, वो ईजिली हो भी जाता है और आपको अफसोस भी नहीं होता और वो अच्छा भी हो जाता है। तो वही चीज़ बोला है क्या, कि वर्क को सिस्टमेटिकली करता है और हिट एंड ट्रायल मेथड को नहीं लगाता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसकी वजह से टाइम भी कम बच जाता है और मनी भी बच जाती है। हायर प्रॉफिट्स, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट्स बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे। तो बाय डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो क्या करता है, उनको एफिशिएंटली वर्क करने में ज़्यादा मदद करता है, प्रोडक्टिव, उनको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है, विथ इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। साथ में क्या होता है, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है भाई। क्या सिंपल सी बात है, अगर पर्सन्स ट्रेंड हैं, मैनेजर के अंदर जितने पर्सन्स हैं वो ट्रेंड हैं, उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, तो मैनेजर को अपना दिमाग कम लगाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर टाइम बचेगा और वो 10 लोगों को जो मैनेज करा तो 20 लोगों को मैनेज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। क्या, ट्रेनिंग इम्पार्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एमंग द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, उनके अंदर क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, टू फेस न्यू चैलेंजेस। इट हेल्प्स देम टू बेटर डील विद द वेरिड सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई, कोई अलग अलग सिचुएशंस आई, तो उसको हैंडल ईजिली कर पाएगा। तो जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, वो क्या करेगा, कम एफर्ट में ज़्यादा लोगों को परफॉर्म करवा सकता है। रिड्यूस अब्सेंटिज्म, छुट्टी वगैरह कम हो जाएगी। इफेक्टिव ट्रेनिंग हेल्प्स इन द बूस्टिंग द मोरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इंसान का मोरल बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो काम करने में उनको मज़ा आने लगेगा। तो क्या करेंगे, उसकी वजह से टर्न हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अब्सेंटीज, वो अब्सेंट कम होगा और कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आकर के काम करेगा। एंड टर्नओवर, ये एम्प्लॉय टर्नओवर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो याद रखना है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं।
अब सोचो टर्नओवर का मतलब यही हो गया ना कि मान लेते हैं 10 लोग हर महीने 10 लोग आते हैं जाते रहते हैं, तो बोला जाए हर महीने यहाँ पर 10 लोगों का टर्नओवर हो रहा है, मतलब कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया है। ठीक, तो टर्नओवर जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब सोचो अगर ऐसा होता है तो अब हर बार ऑर्गेनाइजेशन को 10 लोग के लिए ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, उनका डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग परफॉर्मेंस करवाने पड़ेंगे, तो एक प्रॉब्लम बन सकता है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सेम चीज़ बोला है कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा, और एम्प्लॉय टर्नओवर कम होना बहुत ही अच्छी बात होती है। एडाप्टिंग टू द चेंजेस, तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसको एडॉप्ट करना आसान हो जाता है और इजली चेंज को एडॉप्ट भी किया जा सकता है। 3 वर्ड होते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड, आ जाए पहला जो डिफरेंस है वो किसके बीच में? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बीच में। भाई आप हमको क्या प्रोवाइड किया जाता है? एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना। आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12 तक आप लोग एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मीनिंग क्या है? पहला, इन्हांसिंग स्किल एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर द स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग के अंदर क्या है, किसी एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या देना? स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको एबिलिटीज को प्रोवाइड करना, या फिर उनकी जॉब्स को काम करवाने के लिए। एजुकेशन के अंदर क्या होता है? इंक्रीज ओवरऑल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन में क्या है? ओवरऑल बात कर रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक। तो पहला याद रखना, ट्रेनिंग में क्या स्पेसिफिक की बात करता है, एजुकेशन में ओवरऑल बात कर रहा है। स्कोप, तो ट्रेनिंग में क्या होता है? नैरो, ठीक है, और एजुकेशन में क्या है? ओवरऑल। फोकस, एम टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करता है। एजुकेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल गोल की बात करता है, पर्सनल का खुद का गोल होता है। तो ये 3 चीज़ याद रखनी है। ऐसे ही किसके अंदर? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो ट्रेनिंग क्या है? स्पेसिफिक जॉब के अंदर है, यहाँ पर क्या है? ग्रोथ एंड इनरिचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो ओवरऑल की बात करता है। डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल ग्रोथ एंड इनरिचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय की बात कर रहा होता है। फोकस क्या होता है? स्पेसिफिक जॉब होता है, यहाँ पर क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल देयर बाई रिलेटिंग टू द इंटायर कैरियर, उनको ओवरऑल ग्रोथ कराता है, पूरे कैरियर की बात करता है। स्कोप तो नैरो होता है, ट्रेनिंग में नैरो होता है, और यहाँ पर वाइडर होता है। ठीक, ये डिफरेंस याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसका हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। 2 तरीके के मेथड्स दिए गए हैं, एक तो हमारा क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज लर्न अबाउट स्किल्स व्हाइल वर्किंग, तो जब वो काम को परफॉर्म कर रहा है, जब वो काम कर रहा है उस टाइम पर जो उसको नॉलेज मिल रही है, स्किल्स मिल रही हैं, एजुकेशन मिल रहा है, वो सब किसके पार्ट हो जाएंगे? वो ऑन द जॉब हो जाएंगे। ऑफ द जॉब का मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज लर्न अबाउट स्किल्स व्हाइल अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस से दूर और वर्क प्लेस पे, अगर वर्क प्लेस पे उसको ट्रेनिंग मिल रही है तो वो ऑन द जॉब हो जाएगी, वर्क प्लेस से दूर होगा तो वो ऑफ द जॉब हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो, एक अप्रेंटिसशिप, दूसरा कोचिंग, तीसरा इंटरनल ट्रेनिंग, चौथा जॉब रोटेशन। यहाँ पर भी एक क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, दूसरा फिल्म्स, तीसरा केस स्टडी, चौथा कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो कुल मिलाकर के 9 चीज़ें हैं, इसमें से 4 ऑन द जॉब हैं या फिर ऑन द जॉब मेथड है, दूसरा ऑफ द जॉब मेथड है। इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर पहला है अप्रेंटिसशिप, तो वर्कर्स आर मेड टू वर्क अंडर मास्टर वर्कर, मतलब क्या? जो वर्कर्स होते हैं वो अपने मास्टर वर्कर, मतलब जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्ड हैं, ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, उनके अंडर में काम करना किसके अंदर? अप्रेंटिसशिप के अंदर आ जाता है। हु प्रोवाइड्स देम टू रिक्वायर्ड स्किल फॉर द जॉब। आप लोग बहुत सारी जगह पर बाइक्स वगैरह बनवाने जाते होगे या फिर ऐसी छोटी मोटी दुकानों पे जाते होगे जहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर मैकेनिक जो होता है वो
वो थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेबर काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ऑन द जॉब उनको उसी टाइम बाइक बनाना सिखा रहे होते हैं, तो वो एक अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक अच्छा एग्जांपल होता है वहाँ पर। आफ्टर प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम वर्कर्स आर देन ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द वर्क देमसेल्फ। तो क्या होता है, वहाँ पर टाइम डिसाइड होता है कि कितने टाइम के बाद आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, फिर वहाँ से आप चले जाओगे, क्योंकि उतने दिन बाद आप सीख जाते हो, तो फिर आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो या फिर दूसरी जगह पर जाकर काम कर सकते हो। कोचिंग ट्रेनिंग्स आर मेड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच। किसी कोच के अंदर में काम करते हैं जो ट्रेनीज वगैरह होती हैं। बोथ वर्क टुवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल एज सेट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है इसके अंदर, उन दोनों ने जो चीज़ों को डिसाइड किया है उसके अंडर में काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। टिपिकली द एम ऑफ कोचिंग इज टू ट्रेन एम्प्लॉयज टुवर्ड्स रीचिंग अ हायर पोजिशन एट अ वर्क। तो जनरली जो कोचिंग प्रोवाइड की जाती है वो हायर पोजिशन पर जाने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, बिजनेस कॉर्पोरेशंस सेलेक्ट सम स्टूडेंट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू वर्क। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जब एजुकेशनल इंटर्नशिप कराई जाए, फिर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गई, वहाँ से कुछ लोगों को हायर करती हैं, वहाँ से कुछ लोगों को अपने यहाँ पर बुलाती हैं, सेलेक्ट करती हैं, एंड विथ देम एज इंटर्न्स फॉर द सर्टेन पीरियड। कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इंटर्नशिप आप लोग सुने होंगे, इंटर्नशिप करना है हमको। इंटर्नशिप करने का मतलब होता है कि जैसे आप लोग बैंकिंग जो भी MBA वगैरह कर रहे होते हैं, जो CA वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो CA के अंडर में जाकर के कुछ दिन काम कर रहे होते हैं, या फिर जो MBA वगैरह कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वहाँ पर काम करते हैं कुछ दिन, वहाँ पे फिजिकली देखते हैं चीज़ों को कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर के सीख रहे होते हैं। तो वो इसके अंदर क्या है, इंटर्नशिप। तो किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क से कुछ लोगों को हायर करना, कुछ लोगों को बुलाना, उनको सिखाना, तो वो बोला जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन, A trainee is shifted from one department to the another, from one job to another। तो एक जॉब से दूसरे जॉब पर, एक काम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट किसके अंदर आ जाएगा, जॉब रोटेशन के अंदर आएगा। और फिर क्या, डन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ट्रेनी एंड ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर होगा तभी तो जब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। हेल्प्स इन प्रमोशन, रिप्लेसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये क्या करता है, मदद करता है प्रमोशन में, रिप्लेसमेंट में और ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज में। ये तो हो गए ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स में है, पहला क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस। तो यूज टू कन्वे स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर और मेथड्स। तो किसी इंफॉर्मेशंस को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को या फिर मेथड्स को प्रोवाइड करना, तो इसके अंदर क्या आता है, क्लासरूम लेक्चर के अंदर। इसमें और क्या चीज़ें, ऑडियो विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन आर यूज टू एड्रेस ट्रेनिंग इन द क्लासरूम। तो किसी क्लासरूम में बैठा करके, एक छोटे से क्लासरूम में बैठा करके वहाँ पर ये सारी काम कराना। ठीक। फिल्म्स, मूवी वगैरह, छोटा शॉर्ट मूवी वगैरह बनाना, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना। तो शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज आर सोल्ड टू ट्रेनिंग टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन और डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल टू विच डिफिकल्ट टू कन्वे थ्रू द क्लासरूम लेक्चर। जैसे अब रॉकेट जिनको लॉन्च करना है, तो अब रॉकेट लॉन्च डायरेक्टली बोल देंगे जाकर रॉकेट को लॉन्च करो, तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। या फिर एरोप्लेन उड़ाना है तो किस एंगल पे कैसे होता है, कहाँ पर डाइवर्जन करना है, वो सब चीज़ें कैसे कर पाएगा, उसको तो नहीं पता। अब डायरेक्टली उसको हवाई जहाज में बिठा दे, जाओ उड़ाओ, तो क्या करेगा, पूरा तो बर्बाद हो जाएगा। उन सब केसेस में क्या किया, उनको छोटी सी फिल्म दिखाई जाएगी। देखो इसको ऐसे, जो यहाँ पर होता है पायलट होता है, उसको कहाँ पर बैठना है, उसको कौन सी बटन्स दबाने हैं, वो बटन जब दबाएगा एक्सीलरेट कैसे करेगा, वो सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी फिल्म दिखाना, एक मूवी दिखाना, जिससे उसको वो चीज़ें समझ में आ सके। केस स्टडी taken from actual experience of an organization, तो presented the trend to analyze the cause of problems to determine the problem's alternative solution and find out the best possible solution। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है,
अब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करा तो एक तो एक्चुअल प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या किया जाएगा, जो वहाँ पर नया एम्प्लॉयज़ आएगा उसको दे दिया जाएगा। देखो ये केस स्टडी है कि हमारे यहाँ पर ये सेल्स इस प्रोडक्ट की नहीं बढ़ रही है, तो उसको दिया जाएगा। अब हो गया केस स्टडी हो गया, उसको केस दिया गया, अब उसके लिए अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को देखा क्या रीज़न है कि नहीं हो पा रहा है, और जैसे उसको सॉल्व कर देगा तो फिर क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग हो गई। कैसे कि उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो केस स्टडी का मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम्स को देना, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को दे करके उससे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। इसके बाद चौथा है हमारे पास में कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस आर इमिटेटेड थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में रियल टाइम प्रॉब्लम्स को क्या करना, दिखाना, उसको समझाना कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक, हेल्प्स ट्रेनी लर्न वेरियस सिचुएशंस, रिस्क फ्री इन्वायरमेंट एंड ऑप्टिमल कॉस्ट इट। तो जनरली क्या होता है, कंप्यूटर मॉडलिंग किस में की जाती है, सेम चीज़ वही कि वहाँ पर जहाँ पर जो ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लो कोई बड़ा ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो ब्रिज को जनरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे ब्रिज का वगैरह बनाते हैं, या फिर बड़ा अगर कोई अपार्टमेंट वगैरह बनाना है तो उसको भी क्या करते हैं, वो इस तरीके से उनके सॉफ्टवेयर से उस पर काम करवाते हैं उनसे। उस सॉफ्टवेयर पे जब काम कर लेते हैं तो वो बिल्डिंग उनको पता आइडिया लग जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो बिल्डिंग ऐसे गिर सकती है, या फिर इसमें नुकसान ये हो सकता है। वो सब कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर आ रहा है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, dummy models of the actual working environment are created. Trainee are then trained to work on dummy machines. ठीक है, when they are acquired the required expertise they are shifted to the work on the actual machines at the actual workplace. आपने एक धूम मूवी देखी थी जहाँ पर चोरी करता है, तो चोरी करने से पहले क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेस बनाते हैं, सेम वैसा ही प्लेस बैंक की तरह बनाते हैं, फिर वो उस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करता है, एक्चुअल वर्क प्लेस की जगह पर वैसा ही कंडीशन तैयार किया, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, फिर क्या किया, जब एक्चुअल में चोरी करनी हो तो वहाँ पर जाकर के उसको चोरी करना होता है। ऐसा ही होता है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर बोला है भाई, एक्चुअल जो वर्क प्लेस है वैसा ही सेम कंडीशन बनाना। ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि जो स्पेस शिप में जाते हैं, जो स्पेस वगैरह में रिसर्च करने जाते हैं, स्पेस स्टेशन वगैरह पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ के सेम इन्वायरमेंट को हमारे अर्थ पे क्रिएट किया जाता है, उस अर्थ पे क्रिएट किया जाता है, फिर उनको 1-2 महीने 3 महीने तक वहाँ पर रहना पड़ता है। वो उस चीज़ को समझते हैं कि हमको वहाँ पर कैसे रहना है, वहाँ पर चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो हमारा वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर आता है कि भाई एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के जैसा ही एक डमी कंडीशन तैयार करना, उसमें उसको ट्रेन करना। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करना, क्या कि इंफॉर्मेशंस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड मीनिंगफुल यूनिट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस सच दैट ट्रेनी कैन आंसर क्वेश्चन 1 by 1। तो क्या कहता है, स्टेप वाइज चीज़ों को सिखाना, 1 by 1 चीज़ों को सिखाना, वो प्रोग्राम्स के अंदर आ जाएगा। इट हेल्प्स द ट्रेनी टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज एंड जनरल नॉलेज। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेप वाइज चीज़ों को सिखाना, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना, फिर उनको सिखाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट किया स्टाफिंग को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।